दोस्तों बहुत बार मेंबर खुद से एग्जिट डेट डालते हैं और रीज़न के अंदर गलत रीज़न सेलेक्ट कर लेते हैं। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आप रीज़न को ठीक कर सकते हैं। अगर आपने गलत रीज़न सेलेक्ट कर दिया है, परमानेंट डिसेबलमेंट सेलेक्ट कर दिया है या फिर और कोई रीज़न सेलेक्ट कर दिया है, सही रीज़न आपको सेलेक्ट करना होता है। कैसे आप उसे मॉडिफाई कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर। मैं पीएफ कंसल्टेंट हूं। जो आपको यहां मैं बता रहा हूं ये एक प्रैक्टिकल अनुभव है। ध्यान से इस वीडियो को समझ लीजिएगा, तब आप अपना काम बेहतर तरीके से कर पाएंगे। ऑफलाइन कैसे होगा, ऑनलाइन कैसे होगा, दोनों तरह से बताऊंगा। इसके लिए देखो, मेंबर होम पे हम आ गए। नया हमारा अपडेट है जॉइंट डिक्लेरेशन का। जॉइंट डिक्लेरेशन में जो आईडी आपने गलत एग्जिट रीजन डाल दिया है उसको सिलेक्ट करना है, गेट डिटेल करना है। गेट डिटेल करके आपको नीचे आ जाना है। ऊपर जो है, ऊपर आपका पर्सनल डिटेल है जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, वो सब आपको सुधार नहीं करना है ना। आपको सुधार करना है रीजन ऑफ लिविंग। रीजन ऑफ लिविंग में मान लो आपने गलत डाल दिया है तो आपके पास यहाँ दो ऑप्शन दिखा रहा है। एक तो पीएफ का भी दिखा रहा है और ईपीएस का भी दिखा रहा है। तो दोनों जगह 99% केस में दोनों जगह एक ही होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ईपीएस के लिए अलग से दे रखा है, लेकिन दोनों आपका लगभग 99% लोगों के लिए मैच करेगा। 1% लोग होंगे जिनके लिए अलग हो सकता है। ठीक है, फिलहाल मैं जनरल बात कर रहा हूँ। आपने अगर मान लो यहाँ पे ऑप्शन गलत सेलेक्ट कर रखा है, जैसे क्या ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा है, हम पेंसिल टच करेंगे। पेंसिल टच करने के बाद हमारे पास इस तरह से लिखा आ जाता है, जहाँ पे हमारा जो सही रीज़न है वो होना चाहिए सेशन, शॉर्ट सर्विस, एनी अदर रीज़न। ये हमें सेलेक्ट करना चाहिए। लेकिन कई बार लोग क्या करते हैं, कई बार लोग परमानेंट डिसेबलमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं, इल हेल्थ सेलेक्ट कर लेते हैं, डिसकंटिन्यू बिजनेस कर देते हैं। ये सब ऑप्शन सेलेक्ट कर देते हैं। तो अगर आप इनमें से बदलाव कर रहे हैं, मान लो परमानेंट डिसेबलमेंट था, अब आपने सेशन कर लिया, तो क्या होगा, आप यहाँ पे ओके कर देंगे। फिर आप दूसरा ऑप्शन है वहाँ भी ओके करना पड़ेगा, यहाँ भी ओके करना पड़ेगा। मैंने क्या डाला है, परमानेंट डिसेबलमेंट डाला है, तो यहाँ मैं परमानेंट डिसेबलमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ऊपर वाले ऑप्शन में ना हमारी एक मजबूरी हो जाती है कि अगर कहीं नॉट अवेलेबल हो, जैसे यहाँ नॉट अवेलेबल है, तो नॉट अवेलेबल है तो उसमें हमें अवेलेबल करना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, आई एग्री करके हम आगे बढ़ेंगे, प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने पे यहाँ पे बोलेगा कि भाई डॉक्यूमेंट लगाओ। अब ध्यान से समझिएगा कि आपको एक एसओपी फॉलो करना होता है। एसओपी का मतलब है कि ये नियम है, इसके हिसाब से हम किसी की करेक्शन करेंगे। इस नियम के अंदर में बताया गया है कि अगर एग्जिट का रीज़न है तो वो एग्जिट का रीज़न हम कैसे, किन डॉक्यूमेंट के बेस पे ठीक करेंगे, क्या क्या उसमें हम देखा जाता है। तो ये डॉक्यूमेंट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे जो आपका एग्जिट का रीज़न है वो दिखा रहा हूँ। देखो, जो रीज़न ऑफ एग्जिट है वो यहाँ पे लिखा गया है, रीज़न ऑफ लिविंग। रीज़न ऑफ लिविंग मतलब कि नौकरी छोड़ने का कारण। नौकरी छोड़ने के कारण में लिखा है कि अगर मेंबर जिंदा है तो उसे माइनर माना जाएगा, और मेंबर अगर मर गया है और उसके बाद आप उसका एग्जिट का रीज़न बदलने आ रहे हो तो उसे मेजर माना जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ, मेजर मतलब ये हुआ कि बहुत बार क्या होता है, मैं पीएफ का काम करता हूँ मुझे पता है, बहुत बार ये होता है कि मेंबर एक्सपायर हो गया, मेंबर डेथ हो गई। मेंबर की डेथ हो गई, मेंबर के परिवार वाले क्या करते हैं, जाके एग्जिट डेट डाल देते हैं, एग्जिट में शॉर्ट सर्विस डाल देते हैं। अगर शॉर्ट सर्विस डाल दिए ना भाई, तो वो क्या होगा कि वो उसको ईडीएलआई का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मंथली पेंशन जो है उसमें भी दिक्कत आ सकती है। तो ऐसे में उसको डेथ इन सर्विस डालना पड़ता है। तो डेथ इन सर्विस डालेगा तो मतलब मेंबर मर गया, अगर मेंबर मर गया तो फिर उसे मेजर करेक्शन माना जाएगा। मेजर करेक्शन अगर माना जाएगा तो वहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट लगेंगे रीज़न ऑफ लिविंग को ठीक करने के लिए। और अगर माइनर करेक्शन है तो सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट लगाने हैं। अब ये डॉक्यूमेंट क्या लगाने हैं ये आपको समझना है। तो आप इस जगह पे जो आपका करेक्शन वाला क्राइटेरिया है, यहाँ आप टच करोगे तो आपको यहाँ डॉक्यूमेंट नज़र आ जाएंगे। यहाँ रेजिग्नेशन लेटर, टर्मिनेशन लेटर है, और एनी अदर डॉक्यूमेंट जहाँ पे कंपनी ने लेटर दिया हो, जहाँ पे ईसीआर से सपोर्टिंग हो, इस तरह के लेटर कंपनी बना के दे सकती है। आपने एक जगह सेलेक्ट कर दिया, फिर आपको दूसरी जगह सेलेक्ट कर देना है, फिर आपको तीसरी जगह सेलेक्ट कर देना है, जो भी आपके पास कंपनी की तरफ से लेटर बना हो। ये चीज़ें आप सिलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। उसके बाद ये रिक्वेस्ट जाएगी कंपनी के पास, कंपनी अप्रूव करेगी, फिर जाएगा पीएफ ऑफिस के पास। अगर पीएफ ऑफिस को ऐसा लगता है कि ये जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है ये डॉक्यूमेंट सही हैं, तभी जाके आपका ये काम होगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो आप ये रिक्वेस्ट लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपने रिक्वेस्ट लगाई वो हो ही जाएगा।
पीएफ ऑफिस उसे बारीकी से देखेगा आपके डॉक्यूमेंट्स को कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं। तो डॉक्यूमेंट्स के नाम पे जो लिस्ट है वहाँ पे भी आपको मेंशन किया गया है, लेकिन अगर आप मान लो उस ऑप्शन को नहीं खोल पा रहे हो तो आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ आपको लिस्ट दी हुई है रेजिग्नेशन लेटर या फिर आपका लेटर हेड जिस पे ईसीआर, ईसीआर मतलब होता है जो कंपनी पीएफ जमा करती है उसे ईसीआर में जमा करती है, ईसीआर के अंदर। और साथ में टर्मिनेशन लेटर हो गया। मान लो कि कोई मेंबर मर गया, एक्सपायर हो गया, तब तो ये कोई इनमें से कोई 3 डॉक्यूमेंट लगेंगे, और अगर एक्सपायर नहीं हुआ है तो 2 डॉक्यूमेंट लगेंगे। ये आपको कंपनी के लेटर हेड की ज़रूरत पड़ेगी, कंपनी लेटर हेड डॉक्यूमेंट बना के देगी, तभी जाके ये आपका रीज़न ऑफ एग्ज़िट ठीक होगा। और ये जो है जानकारी इसके अंदर में, अगर मान लो ऑफलाइन आप जा रहे हो ना, ऑफलाइन जैसे बहुत बार लोगों का क्या होता है, डेथ इन सर्विस डाल देते हैं। अब वो बेचारे क्या करते हैं, वो बेचारों को भटकने के अलावा कोई चांस बचता नहीं। तो अब क्या करना है, अब आपको ये जो है कंपनी से बनवाना है। अब ये जो जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म है इसे कैसे भरना है ये मैं बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म लिखा है, ये कंपनी के लेटर हेड पे छपवाना है। भरना कैसे है ये समझ लो। यहाँ पे आप मेंबर का नाम लिखा जाएगा, यूएन नंबर लिखा जाएगा, मेंबर आईडी लिखी जाएगी, आधार नंबर लिखा जाएगा, कंपनी का नाम लिखा जाएगा। अब मान लो कि यहाँ पे सारी डिटेल सही है, बस आपकी रीजन ऑफ लिविंग गलत है, तो आप यहाँ क्या करोगे, मान लो यहाँ पे डेथ लिख दिया है, यहाँ पे परमानेंट डिसेबलमेंट लिख दिया है, पर गलत जो लिखा है गलत लिख दो और जो सही है वो सही लिख दो। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद नीचे आ गया, नीचे आ कंपनी के मैनेजर का नाम हो गया, कंपनी के जो मैनेजर के पिताजी हैं उनका नाम हो गया। उसके बाद जो आपके कागज़ वो लगा रहा है वो डॉक्यूमेंट होंगे, ये डॉक्यूमेंट आप समझ गए। फिर अगला क्या होगा, अगले पेज पे हम ये लिखेंगे कि ये जो कंपनी जो मेंबर है, मेंबर का नाम, उसके बाद मैनेजर का नाम, उसके बाद मैनेजर के नाम के बाद यहाँ मोहर लग गई, साइन हो गया। फिर जो मेंबर है उसके साइन हो गए, सारे डॉक्यूमेंट लग गए, जिसमें मेन क्या है, रेजिग्नेशन लेटर है, और जो अटेंडेंस रजिस्टर है वो है, साथ में ईसीआर। ईसीआर क्या होता है, ईसीआर कंपनी निकालती है, ईसीआर कंपनी के पास होता है। आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं हो सकते हैं, बिना कंपनी की हेल्प के ये काम आपका नहीं हो सकता है। अगर आपकी कंपनी बंद हो गई हो तो फिर आप थर्ड नंबर पेज पे आ सकते हैं, जहाँ पे आप विधायक से ये चीज़ करवा सकते हैं। लेकिन विधायक इसमें कितना करेगा वो देखने वाली बात है, वो आपको खुद समझना होगा। विधायक जी का नाम, विधायक जी की पोस्ट, विधायक जी का एड्रेस, और यहाँ पे मेंबर का नाम, फिर विधायक जी अपना मोहर लगा के साइन कर देंगे। और जो आपके कागज़ होंगे, अगर मान लो आपको कंपनी ने रेजिग्नेशन लेटर दिया है, जो सांसद जी हैं या जो विधायक जी हैं उनके साइन, और फिर आपको पीएफ ऑफिस में ये सारे डॉक्यूमेंट जमा करने हैं, फिर जाके आपका करेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आप अपना पीएफ का काम आगे कर सकते हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको काम की लगी है तो कमेंट में बताइए कि इस वीडियो को 10 में से कितने नंबर देंगे। अगर आप पीएफ का काम मुझसे सीखना चाहते हैं तो आप मेरे साथ सीख सकते हैं कोर्स ज्वाइन करके। मैं यहाँ पे एम्प्लॉय के साथ साथ एम्प्लॉयर का भी काम सिखाता हूँ, आप एम्प्लॉयर के भी कंसल्टेंट बन सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली जानकारी वाली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।